हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीजनल प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट जो कोर्स कोड 5 के अंतर्गत आता है, जो एमए ज्योग्राफी का है, इसको मैं आज यूनिट 1 तो बता दी हूँ पहले वीडियो में, और मैं आज 2 को कवर करूँगी, जिसमें से मैं पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, बाढ़ और सूखा क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगी। तो इसमें ये देखिएगा, मतलब ये क्या है, विशिष्ट योजना है। इसमें लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस प्लानिंग रीजन इन इंडिया, मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं, जैसे कि क्या हो गया, नदी घाटी क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र, रिवर वैली रीजन, मेट्रोपॉलिटन रीजन, हैली रीजन, ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ पर विशिष्ट योजना की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पे ये आसान योजना और नॉर्मल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे विशिष्ट योजना बनाने से ही उसका नियोजन होगा और अच्छे से विकास होगा, अच्छे से नियोजन करना होगा। तो इसलिए मैं आज पहाड़ी नियोजन, आदिवासी क्षेत्र नियोजन और सूखा क्षेत्र नियोजन के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैं पढ़ी थी तो उसका कुछ नोट्स है मेरे पास, तो मैं इसे देख रही हूँ। यह है हमारा हिली रीजन्स। तो हिली रीजन्स में क्या आता है, पहाड़ी क्षेत्र का विकास। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र होता क्या है, इसका विकास कैसे करना है, इसकी समस्या क्या है। तो भारत में कुल क्षेत्रफल का 17% क्या है, क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका नियोजन 2 तरीके से होता है। वहाँ पे ऐसे होता है कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों की सीमा से सटे स्थित पहाड़ी प्रदेश, इसका नियोजन अलग होता है। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र 4 क्षेत्र हैं, मतलब 2 तरीक़ों से होता है। तो इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र जो 4 हैं उसको। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसमें ये स्पेशल क्षेत्र है जो केंद्र पैसा देता है विकास करने के लिए। ठीक है, अब केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद का गठन 1971 में किया गया था। केंद्र द्वारा क्या किया गया था, उत्तर पूर्वी परिषद का गठन 1971 में किया गया था, जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसके विकास के लिए इसका गठन किया गया था, जिसका काम क्या था, एकीकृत विकास करना। समान विशेषता वाले प्रदेशों में समग्र विकास योजना होता है, मतलब समान विशेषता जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे समान आवश्यकता है, जहाँ पे समान, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे समान विशेषता है ना, उस क्षेत्र में क्या होता है, समग्र विकास योजना का लक्ष्य होता है। अब दूसरा क्या है, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की सीमा से सटे स्थित पहाड़ी क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन से आता है, असम आता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, इसमें आता है गोवा, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये सभी क्षेत्र जो हैं आते हैं किसमें, केंद्र व राज्य व केंद्र शासित राज्यों की सीमा से सटे पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं ये सभी क्षेत्र, जिसमें इसमें असम में है 15,200 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें 2400 है। तो इतने सभी हैं, कितने पैसे पर है पहाड़ी क्षेत्र, मतलब कितने क्षेत्र पर है पहाड़ी क्षेत्र, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि मतलब कितने क्षेत्र पर है पहाड़ी क्षेत्र। अब पहाड़ी क्षेत्र का विकास कैसे किया जाता है, तो ये देख लिए कि 2 तरीके से इसका विकास किया जाता है। पहले क्या है कि राज्य और केंद्र शासित के मध्य में और राज्य और केंद्र शासित की सीमा से सटे क्षेत्र होना चाहिए, उसका अलग विकास होता है और इसका अलग विकास होता है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या, आप देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र की समस्या क्या क्या है। तो पहाड़ी क्षेत्र की समस्या है कौन कौन, धरातलीय विषमता व ऊंचावच। क्या होता है, धरातल में वहाँ पे विषमता नहीं होता है, सब उभर खावर ऐसे होता है। समतल भूमि का अभाव होता है, उपजाऊ भूमि का अभाव होता है, भूमि वर्तन की समस्या होती है वहाँ पे, आवागमन के साधनों का कमी होती है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषमता पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्र की, ये सभी समस्या है। तो विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है, मतलब अच्छे से वहाँ पे बिजली नहीं मिलता है, पेयजल का अभाव होता है, रोजगार के अवसर का अभाव होता है, औद्योगिक विकास का अभाव होता है, मतलब सब चीज़ की कमी होती है, संसाधन का कमी होती है। अब पहाड़ी क्षेत्र में प्लानिंग कैसे करना है, तो पहाड़ी क्षेत्र में प्लानिंग करना है कैसे, फलोत्पादन हेतु पौधारोपण करके, काजू, अखरोट, बादाम वगैरह ये सब के पौधे रोपकर हम क्या कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में नियोजन कर सकते हैं। पुष्प कृषि, फूल की कृषि, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को प्रोत्साहन करके, उद्यान कृषि, बागाती कृषि उसे कहते हैं, जो 1 साल लगाकर कई सालों तक उसका उत्पादन किया जाता है। जैसे क्या हो गया, केला, ईख इत्यादि। औषधीय पौधों की उपज, मवेशी पालना, बकरी पालना, भेड़ पालना, मुर्गी पालना, पार्क का विकास, दुग्ध उद्योग का एवं उत्पादन का विकास, विविध प्रकार के पर्यटन विकास, बाजार तंत्र का विकास, सामाजिक वानिकी का विकास, ये सारी चीज़ें का विकास करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में अच्छे से
विकास कर सकते हैं और उसका प्लानिंग कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं, जिससे उसका विकास हो सके। अब पहाड़ी क्षेत्र में प्लानिंग का सिद्धांत भी कुछ होता है, तो उसका कौन सा सिद्धांत है? उसका सिद्धांत है मार्गदर्शिका का सिद्धांत। मतलब वहाँ के लोगों को मार्गदर्शन देना। बुनियादी जीवन समर्थन तंत्र, मतलब बुनियादी जीवन से जुड़े हुए दैनिक चीज़ों की ज़रूरत है, जिस चीज़ की रोज़ की उसकी ज़रूरत को जुड़े हुए चीज़ों को बढ़ावा देना, वही होता है बुनियादी जीवन समर्थन तंत्र। भूमिका का न्याय संगत उपयोग, जैविक संसाधन, लोगों की भागीदारी, विशेषकर वुमेन्स की भागीदारी, स्थानीय संसाधन का स्थानीय स्तर पर उपयोग, सामाजिक घेराबंदी, ये सभी क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में प्लानिंग का सिद्धांत है। तो इसका थोड़ा और है जो हम देख लेते हैं। भारत के पहाड़ी क्षेत्र में उद्यान, केला, सेब, अंगूर की फसल लगाएं। बागाती कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, हमारा मिट्टी सुरक्षित रहे, इसके लिए ध्यान केंद्रित करना और इस पर खास जोर करना। चाय, कॉफ़ी, मसाला उत्पादन पर जोर देना, ये सभी क्या है? हमारा सिद्धांत है। ये सब चीज़ के बारे में कि मतलब इस सब चीज़ को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे तो विकास होगा। मार्केटिंग, लघु उद्योग, मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताना। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, दवा की दुकान, दवाइयाँ बनाना, सीमेंट वाला फर्नीचर व उपकरण, चश्मा, घड़ी बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इस सब चीज़ों का विकास करने से क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र में प्लानिंग अच्छे से होता है, जो हमारा यहाँ पे दिया गया पहाड़ी क्षेत्र में प्लानिंग का सिद्धांत। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि आदिवासी क्षेत्र का नियोजन, जो हमारा सिलेबस है इसमें दिया गया था। तो अब हम देख लिए क्या? पहाड़ी क्षेत्र में देख लिए। अब हम देख रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में। अब आदिवासी किसे कहते हैं? तो आदिवासी कहते हैं भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व, यानी वैदिक सभ्यता से पहले और सिंधु सभ्यता के अंत के बाद जो लोग यहाँ रहते थे उसे ही आदिवासी या जनजाति कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। और वे जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे ही ट्राइबल रीजन कहा जाता है। जनजाति की समस्या क्या क्या है? तो जनजाति का समस्या है कि जो राज्य और केंद्र सरकार से जो योजनाएं बनती है वह उन तक नहीं पहुंच पाती, जनजाति तक नहीं पहुंच पाता। जनजाति लोग जंगल और पहाड़ पर रहते हैं। वे लोग क्या हैं? गरीब हैं, शोषित हैं, अशिक्षित हैं, गुलामी से भरे हैं, शोषण का शिकार हैं, सेठ साहूकार रोग से ग्रसित हैं, बेरोजगार हैं। 80.6% टोटल ट्राइबल पीपुल हैं। मतलब पूरी जो हमारी जो जनसंख्या है उसमें 8.6% ट्राइबल पीपुल्स हैं। 104 मिलियन लगभग इनकी संख्या है, जिसमें से 89.9% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 10.03% अर्बन क्षेत्र में रहते हैं। 698 इनकी ग्रुप हैं। इन्हें भारत का प्रथम पॉपुलेशन कहा जाता है। आर्थिक विकास कम हुआ है इनका। मतलब ये सब समस्या के अंतर्गत आ रहा है कि जनजाति की समस्या क्या क्या है। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, खेती, शिकार, फल संग्रह, लकड़ी काटना, ये सब इनका क्या है? अभी भी काम है। अंधविश्वास से जकड़े हुए हैं, रूढ़िवादी हैं, अभी भी वे शिकार करते हैं, फल संग्रह करते हैं, ये सब चीज़ें वो करते आ रहे हैं। जनजातियों का अधिकतम संकेंद्रण कहाँ कहाँ है? तो जनजातियों का है लक्षद्वीप में कितना है? 94.8%, मिजोरम में है 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, और अरुणाचल प्रदेश में है 68.8%। आदिवासी का क्षेत्र कौन कौन है? मध्य भारत का क्षेत्र, उसमें ज़्यादा आदिवासी रहता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसमें क्या है? आदिवासी की संख्या ज़्यादा है। और 3/4 जनजाति निवास करती है इन राज्यों में। मध्य प्रदेश मतलब 3/4 जो हमारी जनजाति है इन राज्यों में निवास करती है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में क्या है? हमारा लगभग 3/4 जनजाति निवास करती है। अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यहाँ जनजाति नहीं पाई जाती। छोटी भूमि अनुपजाऊ है, मतलब यहाँ पे चावल, गेहूँ और खाने वाली चीज़ें जो अन्न है उसका उत्पादन होता है। जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे खेती का बहुत विकास किया गया है, तो वहाँ पे जनजाति नहीं है। 2011 में 89% लिटरेची था वहाँ पे, मतलब विकास वहाँ की अच्छी को बेच दिया गया। मतलब वहाँ की जो अच्छी भूमि थी उसको बेच दिया गया। आर्थिक स्टेटस को ऊंचा उठाने का प्लान क्या है? उसका फेल है। बैंकिंग नहीं है, बेकार है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, संसाधन नहीं है, शोषण होते रहता है। कहाँ पे? जनजातीय लोग जो भी हैं उन क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जनजाति ज़्यादा रहता है उन लोगों का ये सब चीज़ें
अब हमारा क्या है, आदिवासी में प्लानिंग, कैसे कैसे उसका विकास करना है, उसका प्लानिंग करना है, तो ये सभी इसमें दिया गया है। तो 1954 ईस्वी में ही भारत सरकार द्वारा 43 विशिष्ट बहुउद्देशीय विकास योजना लागू किया गया तथा जो जनजातियों को सुरक्षा एवं आर्थिक सुधार करने से संबंधित था। ये जो 1954 में जो एक क्या आया था, विकास योजना आया था बहुउद्देशीय, उसमें ये कहा गया था कि जनजाति को सुरक्षा और आर्थिक सुधार दिया जाएगा। और दूसरा का आया था 1956 में, जो एल्विन कमेटी में जनजातियों लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया था। डिलेबर कमेटी 1960-61 ने कहा कि जो भी प्लान जनजाति के लिए है वह बहुत धीमा है, सरल प्रशासन को लागू किया जाए, जनजातीय विकास खंड को जारी रखा जाए। भू राजस्व 1969 सीलू कमेटी, जिसमें भू स्वामित्व दिया गया कि जनजाति लोग को क्या दिया जाएगा, भूमि दिया जाएगा। तो ये सभी क्या है, हमारा सरकार के द्वारा कुछ ऐसी विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं जिससे जनजाति के विकास में सहायक है। अब आदिवासी में प्लानिंग कैसे कैसे करना है, तो उस सब के संवैधानिक प्रावधान करना है कुछ, ठीक है। विधानसभा में जनजाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आरक्षण मिले, जनजातीय सलाहकार समिति बने, अलग कमिश्नर होना चाहिए, शिक्षा में सहयोग देना चाहिए, उन्हें छात्रवृत्ति देना चाहिए, जनजातीय कल्याण विभाग होना चाहिए जिसमें जनजाति के कल्याण के बारे में सोचा जाए, आर्थिक अवसर मिलना चाहिए, जनजातीय अनुसंधान केंद्र झारखंड है जहाँ पे क्या होता है, जनजाति के लिए अनुसंधान होता है। केंद्र सरकार के कुछ प्लान है, जनजाति लड़की के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, 10th के बाद छात्रवृत्ति देना, परीक्षा के पूर्व ट्रेनिंग, जनजातीय ब्लॉक, सहकारी समिति, शोध होना चाहिए, प्रशिक्षण मिलना चाहिए, कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर, NGO खोलना चाहिए, सभी चीज़ें केंद्र सरकार के प्लान हैं। अब राज्य सरकार के प्लान है, छात्रवृत्ति, ट्यूशन, परीक्षा फी नहीं देना, मध्याह्न भोजन योजना, पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराना, आश्रम स्कूल, हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराना, उन्हें किन्हें, आदिवासी को जैविक पदार्थ, कृषि तंत्र, कुटीर उद्योग लगाना, आवागमन के साधन, संचार माध्यम का विकास, सहकारी समिति, भेड़ सुअर बकरी मुहैया कराया जाए, जनजाति लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया जाए, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए, कानूनी सहायता प्रदान किया जाए, NGO का गठन किया जाए जो क्या करे, जनजाति के बारे में उसका विकास करे। अब हमारा क्या है, अब इसमें तो बच गया था हमारा, ये दोनों हो गया पहाड़ी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र। तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा सूखा क्षेत्र और फ्लड, बाढ़, ठीक है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं सूखा क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सूखा क्षेत्र में देख लेते हैं कि सूखा के कारणों को कम करना, सूखा में नियोजन कैसे करेंगे, सूखा के कारण को कम करेंगे, ठीक। सूखा पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना एवं उनका पुनर्वास से संबंधित करना, मतलब फिर से उनको बसाना, जल संसाधन का पर्याप्त विकास करना, ठीक है। मतलब सूखा में नियोजन 2 तरीके से करेंगे, पहले करेंगे सूखा के कारणों को कम करेंगे, तो उस कारणों को कम करने के लिए इतना उपाय है, तो ये करेंगे, जल संसाधन का पर्याप्त विकास करेंगे, लघु स्तर पर जल कृषि का विकास, नदी नालों पर जल अवरोधक बांध का निर्माण, भू संरक्षण कार्यक्रम, मतलब भूमि को अपरदन होने से बचाना है, सामाजिक वानिकी का पर्याप्त विकास, वनारोपण करना है, कृषि वानिकी का पर्याप्त विकास, मेड़ पर क्या करना है, कृषि वानिकी लगाना है मेड़ पर, खेत के मेड़ पर, फलों की खेती, फूलों की खेती, शुष्क कृषि, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना चाहिए, मृदा आर्द्रता संरक्षण कार्यक्रम, फल प्रतिरूप में परिवर्तन, राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण, सर्वोच्च न्यायालय, अब देखिए राष्ट्रीय जो जल ग्रिड है इसको सर्वोच्च न्यायालय ने बाढ़ से जल लेकर सूखा तक पहुंचाना, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था 2012 में कि जल को राष्ट्रीय जल ग्रिड पद्धति को अपनाया जाए, मतलब पूरे जो हमारा नदी है उसको जोड़ा जाए एक दूसरे नदी से, ठीक है। तो इसे कैसे होगा कि जहाँ पे बाढ़ आया है वहाँ से जल चला जाएगा सूखा क्षेत्र में, तो ये हमारा क्या हो गया, जल ग्रिड पद्धति हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट 2012 में आदेश दिया था कि ऐसा करना चाहिए। जल जब बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाता है नदी में, तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सूखा क्षेत्र में नियोजन की 2 समस्याएं थी, जिसमें सूखा के कारणों को एक था कम करना और दूसरा था सूखा पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना। तो सूखा पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने में क्या है, तत्काल सहायता एवं राहत सामग्री उपलब्ध कराना, सुरक्षित पेयजल देना, आवश्यक दवाओं तथा पशुओं के लिए चारा एवं जल का वितरण कार्यक्रम, भू जल के भंडारण की खोज के लिए सुदूर संवेदन RS उपग्रह मानचित्र एवं
भौगोलिक सूचना तंत्र जैसे विविध विविध युक्तियों का उपयोग, वर्षा जल संग्रह हेतु लोगों को प्रोत्साहन कार्यक्रम, सुरक्षित पेयजल वितरण राहत कार्यक्रम, ये सभी आते हैं हमारे सूखा पीड़ित लोगों की राहत पहुंचाने के अंतर्गत। ठीक है। अब DPAP सूखाग्रस्त क्षेत्र नियोजन की स्थापना 1973-74 में सरकार द्वारा किया गया था। विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर ये एकीकृत योजना बनाया गया था, जिससे क्या था, सूखा क्षेत्र के नियोजन पर ध्यान दिया जाएगा 1973-74 में, जिसका नाम है DPAP। और सूखा क्षेत्र के नियोजन का उद्देश्य क्या क्या है, तो इसमें थोड़ा सा इसको DPAP के बारे में देख लेते हैं। विशिष्ट नियोजन के तहत सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1973 में किया गया था, जिसका नाम है DPAP। अभी सर्वोच्च न्यायालय वाला तो पीछे हम बता ही चुके हैं कि श्रृंखलाबद्ध करने के लिए कहा था नदियों को। सूखा क्षेत्र के नियोजन का उद्देश्य क्या क्या है, कृषि, भूमि, जल एवं पशुधन का वैज्ञानिक उपयोग करना। सूखा क्षेत्र नियोजन की ये समस्या है कि कृषि, भूमि, जल एवं पशुधन का वैज्ञानिक उपयोग, सूखा क्षेत्र के लोगों के आय में वृद्धि करना, पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन को पुनर्स्थापित करना। भारत में सूखा क्षेत्र भारत का पश्चिमी भाग, मध्य व दक्षिणी भारत में पाया जाता है। दक्षिणी भारत में बहुत सूखा क्षेत्र पाया जाता है। 615 ब्लॉक 90 जिला के अंतर्गत आते हैं। सूखा में नियोजन थोड़ा सा इधर भी दिया गया है कि सूखा में नियोजन कैसे करना है। उधर तो क्या था, सूखा में नियोजन के उपाय था और कैसे किए थे, इधर भी है थोड़ा। सूखा में नियोजन, जल संसाधन का समुचित प्रबंधन करेंगे हम लोग कि हम सूखा में जल रहे तो क्या पड़े, सूखा नहीं पड़े। और मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण उपाय करेंगे। वनारोपण, सामाजिक एवं कृषि वानिकी पर विशेष बल देंगे। गोचर भूमि, चारागाह, वन प्रबंधन एवं भेड़ पालन का विकास, पशुधन एवं डेयरी विकास, उद्योग का विकास करेंगे। फल प्रतिरूप परिवर्तन, फसल चक्र का वैज्ञानिक स्वरूप, छिम्मीदार फसलों का उत्पादन पर बल, वैकल्पिक व्यवसायों का विकास, जल एकत्रण, लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास, भूमिगत पंक्तिबद्ध नहरों का निर्माण करेंगे। कृषि व्यय का उपयोग, कुटीर, घरेलू एवं लघु स्तर के उद्योगों का विकास, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा क्या हो जाएगा, हमारा सूखा में नियोजन हो जाएगा और सूखा क्षेत्र का विकास हो जाएगा। तो ये है ना, ये हमारा था सूखा प्रॉब्लम रीजन, उसका विकास कैसे करेंगे, तो ये हो गया। अब हमारा ये बच गया जो है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, उसकी स्थापना 1981 में नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ने 600 मीटर से अधिक ऊंचे स्थान को इस योजना को लागू करने की सिफारिश की थी। मतलब 1981 में एक योजना आई थी जो 600 मीटर से ऊंचे जो क्षेत्र हैं उसको इस क्षेत्र में शामिल करने के लिए बोला था कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम इसके अंतर्गत आए। तो इसमें सभी लोगों को लाभ मिलेगा, स्थानीय संसाधनों का विकास होगा, पारिस्थितिकी संतुलन होगी, अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न करना, पिछड़े क्षेत्रों को बाजार व्यवस्था में सुधार करना, ये सब चीज़ें करके हम क्या करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का विकास कर सकेंगे कि सभी लोगों को लाभ मिले। ठीक है, स्थानीय संसाधनों का विकास हो, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, ये सभी करने से हमारा क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र का विकास होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र के विकास में हिल रीजन्स। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा जो सूखा क्षेत्र है उसका विकास के कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो सूखा क्षेत्र, इसकी शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन साधनों को विकसित करना। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन साधनों को विकसित करना। प्रमुख सूखा संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा था पहले, इसका नाम तेलंगाना, पठार कर्नाटक, पठार तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र। नियोजन कैसे करना है, इसमें सिविल निर्माण कार्यक्रम पर जोर देना, मतलब घर वगैरह बहुत बनवाना, भवन निर्माण बनाना आदि, सिंचाई परियोजना, वनीकरण, भूमि सुधार। अब भूमि सुधार में क्या करेंगे, कृषि का विकास करेंगे, सिंचाई करेंगे, कीटनाशक देंगे, बीज अच्छा उपलब्ध कराएंगे, तो ऐसे ही भूमि का सुधार हो जाएगा। गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध कराना, बाजार, ऋण सेवा का विकास करना। इससे क्या होगा, हमारा सूखा में नियोजन हो जाएगा। सूखा संभावित क्षेत्र तो ये सभी है, उसका नियोजन ये है। तो हम देख लिए हैं। अब एक बच गया है हमारा क्या, ये बाढ़ वाला बच गया है। तो
फ्लड का देख लेते हैं। इसमें है मेरे पास इसका भी नोट्स। तो हम देखते हैं कि जो ये फ्लड है, ठीक, इसका बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में नियोजन। असम में 33 में से 18 जिलों में बाढ़। राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व काजीरंगा मानस पार्क है। देखिए ये हम अपने से नोट्स बनाए थे, इसका थोड़ा सा है तो हम थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। असम में 33 जिले थे, ठीक है, उसमें से 18 जिलों में क्या था, बाढ़ आ गया था, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व और ये काजीरंगा मानस जो पार्क हैं वो सब ही दहा गए थे, ठीक है, पानी में बाढ़ बढ़ गया था। बाढ़ 2 तरह का होता है, ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब ये में है कि बाढ़ 2 तरह का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो हमारा जो मीठी नदी है, ठीक है, उसमें अपवाह तंत्र बाधित हो गया था और बाढ़ आ गया था। कहाँ पे? मीठी नदी तो है मुंबई में, तो वहाँ पे बाढ़ आ गया था। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि बाढ़ 2 तरह से कैसे कैसे है। तो ये है हमारा प्राकृतिक। तो इसके बाद में दिया गया है प्राकृतिक कारण में जो भारत की नदियां हैं वह हिमालय से निकलती है। अब जो भारत की अधिकांश नदियां हैं वह हिमालय से निकलती है, गोर्ज बनाकर और उसे अपरदन करते हुए और अपने साथ बहुत से कंकर पत्थर लाती है। अब भारत की जो नदियाँ हैं वो तो गोर्ज बनाती है तो कंकर पत्थर को भी लेते आती है, और जब वह मैदानी क्षेत्र में आती है तो वह इन कंकर पत्थर को निक्षेप कर देती है। इसकी वजह से बाढ़ आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आते हैं। वो जो कंकर पत्थर लेकर आते हैं उसे वो निक्षेप कर देते हैं, जिससे हमारा जो नदी का जो तल होता है वो भरता जाता है और बाढ़ आ जाता है। असम में हर साल बाढ़ इसी के वजह से आता है, क्योंकि असम जो हमारा है क्षेत्र वहाँ पे पेड़ पौधा बहुत है। तो जैसे ही हिमालय से नदी निकलती है तो अपने साथ गोर्ज बनाते हुए आती है, क्योंकि वो बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ को काटते हुए आती है और अपने साथ बहुत सारे मिट्टी वगैरह कंकर पत्थर को लाती है, और असम में जो पेड़ पौधे हैं उससे टकराती है, वहाँ पे छोड़ देती है, जिससे असम में हर साल बाढ़ आते हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और हिमालय अभी भी अपनी गति अवस्था में है। इस वजह से भी बाढ़ आते हैं, क्योंकि पानी हिलता है, डैम में पानी छोड़ा जाता है। 30 साल मेधा पाटेकर जो थे वो क्या किए थे, लगा दिए थे अपना नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए, क्योंकि बहुत सारा गांव उस समय दहा गया था। ठीक है, अब हमारा ये हो गया क्या, मानव निर्मित कारण देखना है, क्योंकि प्राकृतिक कारण हो गया। प्राकृतिक कारण तो हम जान गए कि बाढ़ आने का प्राकृतिक कारण क्या है, क्योंकि भारत में हमेशा बाढ़ आएंगे ही, क्योंकि जो हमारे हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो बाढ़ का कारण बनती हैं। अब इसका क्या करेंगे, अब मानव निर्मित जो हमारा उपाय है, ये हमारा जो मानव निर्मित कार्यक्रम है वो है कि हम अगर डैम बना दिए, ठीक है, पानी को रखने के लिए, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा पानी आ गया तो वहाँ जो नज़दीक पे गांव है, शहर है, वो सब क्या हो जाते हैं, जल में डूब जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मानव निर्मित कार्यक्रम। तो ये हमारा हो गया बाढ़ आने के प्राकृतिक और मानव निर्मित कार्यक्रम। तो यहाँ पे उसका नियोजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, बाढ़ ना आए इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नियोजन, ठीक ना, नदियों के किनारे बहुत से लोगों को बसने से रोकेंगे, क्योंकि नदी के किनारे बहुत से लोग बस जाते हैं। शहरों में बाढ़ आने का कारण है, क्योंकि नदी के किनारे लोग बस जाते हैं तो शहर में क्या होते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। घना बसाव औद्योगिकरण जिससे हर जगह सीमेंटेड है। अब यह है कि शहर में बाढ़ आने के क्या कारण है, अब नदी के किनारे बाढ़ आने के कारण है कि लोग नदी के किनारे ही बस जाते हैं, ठीक, और शहर में बाढ़ आने के कारण है कि वहाँ पे घना आबादी है, औद्योगिकरण ज़्यादा है, हर जगह सीमेंटेड है, जिससे भूमिगत जल अंदर नहीं जाता है। मतलब बारिश का जो जल होता है वो अंदर नहीं जाता, अंडरग्राउंड वाटर नहीं बन पाता, जिससे पानी नीचे अंडरग्राउंड वाटर नहीं बन पाता, बाढ़ आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कचरा फेंकते हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र जो हमारा है उसको ख़त्म कर देते हैं, कचरा फेंक के, और पेड़ को काट रहे हैं, जिससे हमें बाढ़ की बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से लोगों का अब क्या क्या होता है, बाढ़ से लोगों का, तब बाढ़ से लोगों का कृषिगत भूमि नष्ट हो जाता है, कटाव से फसल भी नष्ट हो जाता है। 50% से ज़्यादा आबादी कृषि में लगा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में 17 से 18%। इस बार कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, जिससे अनियमित वर्षा हुई, लेकिन खरीफ धान की फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन वह बर्बाद हो गई। इसके बाद रबी की फसल बहुत अच्छी हुई। अब देखिए, हमारा जो बाढ़ था उसके कारण बहुत सारा फसल भी अच्छा हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगने से बारिश बहुत हुआ, जिस वजह से हमारा जो फसल था रबी की
वो तो अच्छा हुआ, लेकिन खरीफ का फसल अच्छा हुआ, बट पानी से वो बर्बाद हो गया। अब तूफान होता है जो कि जिससे क्या होता है, बाढ़ से ही आता है, सड़क घर जन धन बहुत हानि होता है बाढ़ से, बीमारी बहुत फैलता है बाढ़ के गंदा पानी में। मलेरिया, आप देखिए सबसे बड़ी बीमारी फैलता है कि बाढ़ के जो गंदा पानी होता है उसमें मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा का लार्वा फैलता है गंदा पानी में ही। अगर बाढ़ आया तो ये सभी के मरीज बहुत मिलने लगते हैं। अब बाढ़ में थोड़ा नियोजन कर लेते हैं कि 1900 सरकार के क्या प्लान थे। 1954 में नेशनल बाढ़ प्रोग्राम डैम बांध बनाया गया, ठीक है, कि इसके लिए हमें बाढ़ को नियोजन किया जाएगा, मतलब बाढ़ को नियंत्रित किया जाएगा। 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, 1956 में, 1999 में 1996 में नेशनल 1996 में भी कुछ प्लान आया, 1999 में नेशनल कमीशन वाटर रिसोर्स, 2012 में नेशनल वाटर प्रोग्राम आया, ठीक है। अब प्लान बाढ़ में काम करते हैं। अब बाढ़ में कौन कौन काम करते हैं, NDM NDRF जो बाढ़ आता है तो उसमें काम करते हैं। बाढ़ होटल स्पॉट मतलब बाढ़ हॉट स्पॉट को चिन्हित करें, ठीक है। बाढ़ के जो हॉट स्पॉट है उन्हें चिन्हित करें, लोकेट करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाढ़ में नियोजन करने के लिए बाढ़ के जो हॉट स्पॉट है उन्हें चिन्हित करेंगे, लोगों को वहाँ से हटा देंगे, चिन्हित करके वहाँ से लोगों को हटाएंगे। सैटेलाइट से पता लगाएंगे कि बाढ़ कहाँ पे आता है। स्टोर डैम नदी पर ऊंचा ऊंचा रास्ता बना देंगे। मतलब क्या करेंगे हम लोग कि जो नदी है उस पर ऊंचा ऊंचा क्या करेंगे, रास्ता बना देंगे, जो कि उसके जो नदी का जो तंत्र है वो बढ़ ना सके, क्योंकि यहाँ से यहाँ रास्ता बना देंगे पुल ऊंचा ऊंचा तो ये बढ़ेगा नहीं, और इसके जो उसे पार ना कर सके बाढ़ के समय। नदी का जो चैनल है उसे बढ़ा देने से भी बाढ़ कम आती है। नदी को मोड़ देना जिससे उसका रास्ता बदल जाता है, और वन लगाएं, ठीक है, वन लगाना जिससे हमारा क्या हो जाएगा। अब 2016 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, जो कि क्या करती है, नदी के जो हमारा चैनल है उसको बढ़ाती है और बाढ़ को कम करती है। तो ये सभी हमारे थे बाढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि हमारा ये सब ख़त्म हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया ये सभी चीज़ें, ठीक है। बाढ़ वाला हो गया, सूखा हो गया, आदिवासी हो गया, पहाड़ी हो गया। अब मैं दूसरा जो वीडियो बनाऊंगी उसमें नदी घाटी और महानगरीय क्षेत्र के बारे में कुछ बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।